कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम शो आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे 3 दिन का लॉकडाउन। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। प्रदेश में इन दिनों 3,41,000 एक्टिव केस हैं। इन्हें देखते हुए यूपी सरकार रोज कोई ना कोई नया कदम उठा रही है। पहले कोरोना से निपटने के लिए कई जिलों में धारा 144 लगाई गई। फिर जब इससे भी बात ना बनी तो सुबह के 10 सबसे प्रभावित शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया और फिर उसका समय बढ़ाया गया। लेकिन रिकॉर्ड तोड़ते संक्रमण के नए मामलों को देखते हुए अब सरकार ने पूरे प्रदेश में 3 दिन कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। सरकार ने बताया कि इस दौरान पूरी तरह से बंदी लागू रहेगी, लेकिन जरूरी चीजों की दुकानें व जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। प्रदेश में अब 3 दिन के लॉकडाउन में शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। अभी शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी थी, इसमें अब सोमवार को भी जोड़ दिया गया है। लखनऊ में टीम 11 के साथ वर्चुअल मीटिंग में सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमें और सतर्कता बरतनी होगी। सभी जिलों में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कोरोना कर्फ्यू बहुत उपयोगी है। ऐसे में अब शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक साप्ताहिक बंदी रहेगी। आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। और तृतीय चरण में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण कार्य सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश को तीनों चरणों के लिए टीके की 1,41,49,49,000 डोज प्राप्त हुई थी। हमने अब तक 1,04,000 लोगों को टीके की पहली डोज, 21,56,000 लोगों को दूसरी डोज देकर के पूरी तरह वैक्सीनेट किया है। आगामी टीकाकरण के लिए 12.66 लाख डोज उपलब्ध हुए हैं। टीकाकरण कार्यक्रम में भागीदारी के लिए हॉस्पिटल स्टाफ का टीकाकरण कराने वाले लोगों का उत्साह अभिनंदनीय है। यह संपूर्ण प्रक्रिया सुव्यवस्थित और बेहतर नियोजन के साथ क्रियान्वित हो रही है, जिसमें जनता का भी उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त हो रहा है। वैक्सीनेशन के दौरान इस गतिविधि की श्रृंखला कहीं भी बाधित नहीं हुई है। अब जनसंख्या के विशाल वर्ग के लिए टीकाकरण का चतुर्थ चरण प्रारंभ होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने अनेक मुख्यमंत्रियों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए इस चरण के लिए राज्यों को वैक्सीन के चयन व आपूर्ति का टीकाकरण कार्यक्रम के संचालन के लिए काफी छूट प्रदान की है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अब यह राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए आबादी के बड़े हिस्से को सफलतापूर्वक टीकाकरण कराएं। ये दोनों कार्य चरणबद्ध ढंग से किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार लक्षित आयु वर्ग के सभी लोगों का टीकाकरण कराने के लिए कृत संकल्पित है। इसके लिए हम योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रहे हैं। फार्मा कंपनियां अपनी क्षमता का विस्तार कर रही है। तीसरी वैक्सीन भी देश के कोविड टीकाकरण अभियान का हिस्सा बनने जा रही है। इन आशाजनक परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के टीकाकरण के लिए वैक्सीन का ऑर्डर टीका बनाने वाली कंपनियों को कर दिया है। जनता के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैं लोगों से उत्साहपूर्वक टीकाकरण अभियान से जुड़ने की अपील करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी के सम्मिलित प्रयासों से हम कोविड-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई को जीतने में सफल होंगे। जय हिंद। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिनका कहना है लगातार वैक्सीनेशन को लेकर तैयार हैं और आने वाले टीकाकरण उत्सव को लेकर भी हम तैयार हैं।
जिससे लगातार लोगों को वैक्सीनेशन की सुविधा जो है उपलब्ध करा पाएं। साथ ही साथ जो 3 दिन का लॉकडाउन जारी किया है, इस व्यवस्था को लेकर तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, ऐसा कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। आपको बता दें, जैसे जैसे पंचायत चुनाव खत्म हो रहे हैं, सरकार ने सख्ती करनी भी शुरू कर दी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार प्रदेश में धीरे धीरे फुल लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है? क्या बढ़ते संक्रमण से सरकार परेशान हो रही है? आज के मुद्दे पर हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह, बीजेपी प्रवक्ता, कानपुर से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ब्रजेश कठेरिया हैं, सपा विधायक, मैनपुरी से। सर, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ जावेद अहमद, कांग्रेस प्रवक्ता, रायबरेली से जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ वीपी सिंह, रिटायर्ड आईएएस, लखनऊ से हैं। सर, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ विनोद सिंह, प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी हैं, लखनऊ से। सर, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर अनिल नौसारन, वरिष्ठ चिकित्सक, मेरठ से हैं। सर, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ प्रदीप विश्वकर्मा जी भी हैं, पॉलिटिकल एडिटर। सर, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले राघवेंद्र सिंह जी, आपके पास आऊंगा। क्या अब प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश, फुल लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? हमारी सरकार, योगी सरकार, किसी भी तरीके का कोविड को लेकर के जो निर्णय लेती है, उसमें पूरी ईमानदारी और गंभीरता का परिचय देती है। जब भी कोई निर्णय होता है तो टीम 11 के साथ बैठक होती है और जो एक्सपर्ट्स के साथ बैठक होती है, उसके बाद ये निर्णय होता है। देखिए, पिछली बार मार्च में जब ये लॉकडाउन हुआ था, तब हमारा ना उत्तर प्रदेश या देश इसके लिए तैयार था, ना कोविड के विषय में किसी को कोई जानकारी है। अब 1 साल के अंतर ये हुआ है, 1 साल के अंदर हमारे पास वर्तमान में संसाधन पूरी तरीके से हैं, ईमानदारी से हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता भी उस विषय में हर चीज को जानती है। तो इसलिए जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जो रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया जा रहा है, बहुत ही सोच समझ के लगाया जा रहा है और इस विषय में फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है। हमारी सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, इस विषय को लेकर के बहुत ही गंभीर है। अब जो है, हमको जो आर्थिक संसाधनों पर भी विशेष ध्यान देना है और जनता में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, कैजुअलिटी ना हो और उसका जो वैक्सीनेशन है वो भी सुचारू रूप से चले। गैस की सिलेंडर वर्तमान में बिल्कुल हर व्यक्ति को उपलब्ध हो और जो दवाएं हर व्यक्ति तक पहुंच जाए। हर चारों तरफ हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो 3 दिन का जो कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है, वो निश्चित रूप से एक्सपर्टों की राय और टीम 11 के साथ बैठक करने के बाद लिया है। आगे क्या होगा ये भविष्य बताएगा, लेकिन हम लोग जो है लॉकडाउन के पक्ष में न पहले थे न वर्तमान में, लेकिन स्थिति को, गंभीरता को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है और ये लगातार अब 3 दिन का कर्फ्यू लगातार आगे जारी रहेगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू भी लगातार हफ्ते भर जारी रहेगा, पूरे दिन। राघवेंद्र, सवाल ये है कि अब वैक्सीनेशन भी शुरू होना है 1 तारीख से और काफी सारी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अब बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेशन के लिए बाहर निकलेंगे, तो क्या लगता है कोविड के जो गाइडलाइंस है वो पूरी तरह से प्रशासन फॉलो करा पाएगा? नहीं, निश्चित रूप से आज जो है देश और प्रदेश की जनता ईमानदारी से उसका पालन कर रही है और जो कोविड की गाइडलाइन का पालन भी कर रही है। हाँ, कुछ एक जगह ऐसा देखने को आता है कि कोई मास्क नहीं लगाए होता है या कोई इस प्रकार की गतिविधियां, उसमें हम लोग सख्ती भी करते हैं, ईमानदारी से उसका चालान भी किया जाता है और उनको समझाया भी जाता है। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ईमानदारी से इस विषय में काम कर रही है। वर्तमान में 4 करोड़ से अधिक टेस्ट हो चुके हैं और 2 करोड़, आज तक 2 करोड़ लोगों को टीकाकरण भी हो चुका है और 8,000 सेंटरों में टीकाकरण होना है। आगे आने वाली 1 तारीख से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के। हमारे साथ डॉक्टर अनिल नौसारन भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनिल नौसारन जी, क्या सरकार का जो फैसला है 3 दिन लॉकडाउन का, कितना सही मानते हैं? ये अभी जो लॉकडाउन का फैसला लिया गया है, इसमें काफी देरी से फैसला लिया गया है और बहुत मतलब फायदा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी देरी हो चुकी है सरकार की तरफ से इस एक्शन को लेने के लिए, जिसमें कि हम पिछले बहुत दिनों से अपनी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि अब इन्फेक्शन जो कोरोना है वो गांव-गांव, गली-गली, परिवार के अंदर पहुंच चुका है, गांव के अंदर डेथ होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो मुझे लगता है, क्योंकि
अभी पिछले 1 महीनों से मुझे कुछ ऐसा लगा है कि अब, क्योंकि वही प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है जब जनता खुद उसको रियलाइज करना शुरू कर दे। अब मैं अपने मेरठ शहर में भी देख रहा हूं कि लोगों ने सेल्फ लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस चेन को तो ब्रेक तो कुछ तो मिलेगा, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है। अब तो सरकार को इसमें सिर्फ एक ही चीज है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं चिकित्सक होने के नाते मैं बात कर रहा हूं कि जो हमारी योगी जी ने एक टीम 11 अपनी बना रखी है ब्यूरोक्रेट्स की, उसके अंदर कम से कम 4 हमारे यूपी से डॉक्टर्स को उसमें इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि ये मेडिकल वॉर चल रही है। मेडिकल वॉर के अंदर जो डॉक्टर है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वही योद्धा है, वही इस महामारी को रोक पाएगा, वही इसको सफल बनाएगा। अगर हम इन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर रहे और इन सब जो नॉन मेडिकल पर्सन के ऊपर रहे तो ये बीमारी बहुत जल्दी ठीक हाथ में आने वाली नहीं है। सरकार को अभी तुरंत बहुत जल्दी से जल्दी पीएससी लेवल, सीएससी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जहां जहां भी हैं सब जगह बेड्स का इंतजाम कर दिया जाए। और दूसरी चीज, दवाई दें या ना दें, ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध कर दी जाए। और जितने भी क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उनको कहा जाए कि आप अपने तरीके से इन मरीजों को बचाएं। और मैं समझता हूं कि अगर इस तरीके से कार्रवाई हो जाए तो विद इन 15 डेज आप रिजल्ट्स देखेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि सरकार अब बात कर रही है जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने की, तो ऑक्सीजन प्लांट अगर लगाएंगे तो उसमें काफी समय लग सकता है, तो ऐसे में वर्तमान स्थिति से कैसे निपटा जाए, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? बहुत अच्छा है कि हमारे दूसरे जहां कम इन्फेक्टिविटी है वहां से ऑक्सीजन की सप्लाई ली जाए फटाफट, दूसरे देशों से ली जाए फटाफट। क्योंकि इस टाइम मैं देख रहा हूं कि जो पेशेंट मर रहे हैं वो ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 2 दिन परसों अखबार में छपा कि हम गरीबों को और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रेमडेसिविर देंगे। और मैंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि रेमडेसिविर लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है, उसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है कोरोना के अंदर, ये साइंटिफिक प्रूव चीज है। रोल है इस टाइम एट प्रेजेंट लोगों की जान बचाने का। जो इस टाइम शमशान घाट लाशों के ढेर लग चुके हैं, उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई हो। और तुरंत, क्योंकि इस टाइम मैं देख रहा हूं हमारी मेडिकल कॉलेज है मेरठ के अंदर, उसके अंदर जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर है 50% रेजिडेंट डॉक्टर फैकल्टी कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुकी है। वो बेड पे लेटे हुए हैं, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, खुद ही अपने मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रॉपर, क्योंकि उनकी वहां बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। तो इमीडिएटली एक सॉल्यूशन और है कि जितने भी हमारे क्वालिफाइड इस टाइम बच्चे निकले हैं एमबीबीएस पास करने के बाद, गवर्नमेंट चाहे तो उनको एकदम फट से रिक्रूट करे और उनको एक एडवांटेज ये दे सकते हैं कि कमिंग ईयर में जो पीजी नीट का एग्जाम होता है, बच्चे एमडीएमएस के लिए एडमिशन लेते हैं, उसमें उन्हें कुछ कंसेशनल दिया जाए। अभी उन्हें बता दिया जाए कि आपको इतने % इसमें मार्क्स, जो बच्चा इस कोविड में हमारी हेल्प करेगा आएगा तो हम उनको देंगे। तो मैं समझता हूं कि हमारे पास वर्क फोर्स भी मिल जाएगी, क्योंकि हमारी वर्क फोर्स पिछले 1 साल से काम कर रही है, वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। और दूसरा कमाल की बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्हीं योद्धाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अभी हाल ही में सहारनपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, उसमें वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, उसमें प्रिंसिपल का क्या दोष है? जिलाधिकारी सप्लाई नहीं दे रहा है, ये ऑक्सीजन की सप्लाई प्रिंसिपल का नहीं है, रोल है, इसमें जिलाधिकारी का रोल है। और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार क्या काम कर रही है कि क्योंकि डॉक्टर सॉफ्ट टारगेट है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड होना चाहिए था डीएम वहां का। एक डॉक्टर के ऊपर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? डॉक्टर वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड है। उधर मेडिकल कॉलेज में कल ही मेरे पास फोन आया कि पेशेंट के अटेंडेंट मारपीट करने उतारे हो रहे हैं, वो एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं कि डॉक्टर ये हमारा मरीज कैसे मरा है। तो ये सारी इतनी प्रॉब्लम्स डॉक्टर झेल रहे हैं। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये बहुत जल्दी सही हो चीजें, तो इन सब चीजों पर जो मैं अभी बोला हूं कि डॉक्टर्स की भागीदारी की जाए। ये मेडिकल वॉर चल रही है, मेडिकल के आदमियों को ही इसके
इसको कंट्रोल करने के लिए लगाया जाए। जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, जो आईएएस हैं, डीएम हैं, ये इनका काम होना चाहिए ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन हो, सब लोगों को दवाई प्रॉपर मिले, बेड मिले। इसके अलावा उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ना कोई उनके ट्रीटमेंट में इंटरफेरेंस होना चाहिए, ना वहां पे जाके डिक्टेटरशिप का होना चाहिए कि जिस तरह के मेडिकल कॉलेज में अभी मैं पिछले साल भी हमारे मेरठ मेडिकल कॉलेज में इसी योगी सरकार के एक एमएलए ने हमारे एक बहुत अच्छे प्रिंसिपल को, वहां डेथ हो गई एक बीजेपी नेता की, उसको वहां से ट्रांसफर कर दिया। वो इतना शानदार काम कर रहे थे। जब सरकार के ही नुमाइंदे, सरकार के ही एमएलए इस तरह की हरकत करेंगे, क्या ये कोरोना बीमारी रुक जाएगी? मैं पूछना चाहता हूं अगर कोई यहाँ पे सरकार की तरफ से नुमाइंदा बैठा है। बिल्कुल, हमारे साथ जावेद अहमद कांग्रेस से हैं। जावेद अहमद जी, आपके पास आना चाहूंगा। क्या जिस तरह से सरकार का फैसला है, अब साप्ताहिक बंदी को एक दिन और बढ़ा दिया गया है, क्या हम फुल लॉकडाउन की तरफ बढ़ चुके हैं? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से सरकार जो है वो जमीन पर तो काम कर नहीं रही है। लॉकडाउन अगर जब माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जिस तरीके से सरकार के सामने नतमस्तक होकर जान हाथ जोड़ लिए कि लोगों के जीवन की रक्षा की जाए, और सरकार जो है नहीं मान रही है, और सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली जाती है कि एक किस तरीके से सरकार ने संवैधानिक संस्था को अपने सामने हाथ जोड़ने के लिए विवश किया, और उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट जाके फैसला ले आती है। तो ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों में सरकार केवल हेडलाइन मैनेजमेंट की व्यवस्था कर रही है। वो लोगों की जान बचाने की व्यवस्था में उसका विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। वो अपनी छवि को खाली बचाना चाहते हैं उन आंकड़ों के सहारे जो आंकड़े उनको ब्यूरोक्रेसी देती है। डॉक्टर्स के ऊपर, पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर किस तरीके का लोड है, ये हम आप सब कुछ जान रहे हैं। अभी डॉक्टर अनिल जी किस तरीके से मेरठ में केएमसी में किस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत हुई, सहारनपुर में घटना क्या हुई, कन्नौज मेडिकल कॉलेज में घटना क्या हुई, किस तरीके से आंकड़ेबाजी के बल पर इसको नियंत्रित करने का दिखावा किया जा रहा है। यह कितनी हास्यास्पद स्थिति। आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष जो है कोरोना से लड़ना नहीं चाहता। अरे विपक्ष ने कब रोक लिया है कि आप कोरोना से मत लड़िए? जो ऑक्सीजन की बात है, जो दूसरे स्टेट से जो ऑक्सीजन आ रही है उसको आज 3 दिन हो गए हैं, डीएम जो है परमिशन नहीं दे रहे हैं अगर बाहर से आ रही है। ये जो स्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आता कि ये किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। सारा दोष सिस्टम पर है। सिस्टम क्या है? सिस्टम तो सरकार है ना। ये सिस्टम तो कुछ और जानता था, ये पढ़ाई कुछ और करके आया था, और इसको अब सवालों के जवाब कुछ और देने पड़ रहे हैं। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को लांछित कर रहे हैं। जो मीडिया आलोचना करे या जो समस्याएं हैं उसको बाहर लाए तो ये मीडिया को टार्चर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति तो और हास्यास्पद है कि यहाँ पर अगर समस्याओं को बताया जाए तो उस पर रासुका लगेगी। ये रासुका लगाकर सरकार नियंत्रित करना चाहिए। बहुत आपका भाषण हो आपके गया। सवाल के जवाब राघवेंद्र लेंगे, हम राघवेंद्र जी के पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ विनोद सिंह प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी को भी जुड़ गए। विनोद सिंह जी, अब दिल्ली सरकार, दिल्ली में जिस तरह की स्थितियां देखी जा रही हैं, अब हाई कोर्ट आगे आ गया। उसका कहना है जो अस्पताल हैं उनके ऑक्सीजन की कोटे को कम करके जो होम आइसोलेट हैं उन तक पहुंचाई जाए। राघवेंद्र जी वापस आपके पास आएंगे। हमारा सवाल विनोद सिंह जी से है। विनोद सिंह जी, बंद करिए श्रीमान, शांत हो जाइए। राघवेंद्र जी वापस आएंगे आपके पास, पहले प्रतिक्रिया ले लें। आम आदमी पार्टी के विनोद सिंह जी भी जुड़े हमारे साथ। विनोद सिंह जी, अपनी बात कहिए। शांत करिए इनको, शांत हो जाइए आप लोग, शर्म आनी चाहिए। जावेद अहमद साहब, आप भी शांत हो जाइए। आरोप प्रत्यारोप का दौर ही नहीं है, हम वापस आएंगे आपके पास। विनोद सिंह जी, अपनी बात कहिए। आप लोग लाशों को राजनीति करना चाहते हो, ये बताइए सरकार के हित में आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? शांत हो जाइए जावेद अहमद साहब, शांत हो जाइए। हम वापस आपके पास आएंगे। राघवेंद्र जी आपसे जवाब मांगेंगे जो उन्होंने कहा है। पहले विनोद सिंह जी को सुन लेते हैं। विनोद सिंह जी, अपनी बात कहिए।
करिए भाई साहब। अब वर्तमान में 30 करोड़ जनता अगर नहीं अमेरिका बनेगा तो ऐसी मिनिस्टर आने का कोई शक में सर शाम को ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। अपनी अपनी बात जब आपको मौका दिया जाए तब अपनी बात कहिए। करिए भाई। विनोद सिंह जी अपनी बात पूरी कीजिए। पहली बात तो बहुत दुख की बात है, अगर इस न्यूज चैनल पे इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी भाषा शैली यूज कर रही है तो आप एक काम करिए, सबको निकाल दीजिए, सिर्फ राघवेंद्र जी को बात करने दीजिए। नहीं, सबको मौका देंगे, आप अपनी बात कहिए। ये बताइए, मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूँ आप लोगों को, जनता के सामने। अरे जब तुम बात कर रहे हो तुमसे बोलने आम आदमी पार्टी है, मैं आपको भी कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ। आप लोगों ने पिछले 6 साल में दिल्ली में नहीं लगाया। आप सुनेंगे। ये बताइए, आबादी आप संभाले नहीं पा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं आप लोग बैठ के। आपको नहीं पता आप ऐसे लोगों को। राघवेंद्र जी शांत हो जाइए, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, वापस आपके पास आएंगे तब आप अपनी बात कहिएगा। विनोद जी कहिए। आप सुनिए, मैं बताता हूँ। पहली बात तो अगर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है और लॉकडाउन की बात हो रही है, पहला जवाब मैं इनको दे देता हूँ दिल्ली सरकार का, क्योंकि जितना भी ये लोग रटे हुए बैठे हैं ये सुन लें। दिल्ली सरकार को जो आप कह रहे हैं ना कि ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, आपको ये अवगत होना चाहिए कि जो पीएम केयर फंड से जो पैसा रिलीज हुआ वो प्रधानमंत्री की ही द्वारा दी हुई जिस कंपनी को टेंडर दिया गया उसने एक भी प्लांट नहीं बना पाया। अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी जुटा लीजिए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ही स्वास्थ्य विभाग किसके अंदर में आता है? आप लोग दिल्ली में क्या करते हैं? पिछले 6 वर्षों में एक भी प्लांट नहीं लगवा पाया। आप पहले सुनिए, भाषा आप लोग बोल रहे हैं। आप ये बताइए, पिछले 6 वर्षों में भाषा चली उत्तर प्रदेश के अंदर आप लाशों पर राजनीति करते हैं। हर मिनट में आप राजनीति लगाने की बात कर रहे हैं, सिर्फ विज्ञापन कर रहे हैं। आप मर्यादित देने का काम कर रहे हैं। आपके लोग लाशों पर राजनीति करके फिर सत्ता में आना चाहते हैं। हम वापस आपके पास आएंगे। हमारे साथ वीपी सिंह जी भी हैं, रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, लखनऊ से हैं। वीपी सिंह जी, सरकार ने 1 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया है, किस तरह से देखते सरकार के इस कदम को? ये राघवेंद्र जी को आप अकेले बात करने देंगे? आप चैनल पे सिर्फ इन्हें बोलने देंगे? विनोद जी शांत हो जाइए। विनोद जी वापस आएंगे आपके पास। वीपी सिंह जी कहिए। दिल्ली में इनके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब लेंगे राघवेंद्र जी से, जवाब हम लेंगे, वापस आएंगे, जवाब लेंगे। पहले वीपी सिंह जी को अपनी बात कहने नहीं दीजिए। वीपी सिंह जी अपनी बात कहिए। शांत हो जाइए विनोद सिंह जी, शांत हो जाइए। सबको अपने मौका दीजिए, सबको अपनी बात कहने का मौका दीजिए। वीपी सिंह जी अपनी राय दीजिए। कृपया हमें मौका दीजिए। ड्रामेबाज मुख्यमंत्री ना हुआ है ना होगा। पिछले शांत हो जाइए, यहाँ लड़ने नहीं बैठे हम यहाँ लड़ने नहीं बैठे हैं। सबको अपनी राय देने दीजिए, सबको मौका देने दीजिए। आपके पास आएंगे तब आप अपनी बात कहिएगा। वीपी सिंह जी अपनी बात कहिए। आप सिर्फ इनको बोलने दीजिए, अकेले राघवेंद्र जी को बोलने दीजिए। राघवेंद्र जी अकेले बोलने के लिए चैनल पे आए। अगर एक एक करके सवाल दे सकते हैं। विनोद जी हमारे साथ वरिष्ठ अधिकारी हैं, रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, उनकी बात तो सुनने दीजिए। करते हैं उनसे बात ये लोग लाशों पर राजनीति करते हैं। ये उत्तर प्रदेश को लाशों का शहर बना रहे हैं। अगर सर ये कोई चुनावी डिबेट नहीं चल रही है। विनोद सिंह जी, अभी कोई चुनावी डिबेट नहीं चल रही है। हम खतरनाक महामारी का सामना कर रहे हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप लोग इस तरह लड़ेंगे तो कैसे चलेगा? शांत हो जाइए विनोद सिंह जी, वापस आएंगे तो अपनी बात कहिएगा। वीपी सिंह जी अपनी बात कहिए। जो तथ्य हैं, तथ्यों से देखिए विषयांतर हो रहा मामला, आरोप प्रत्यारोप का कोई अंत नहीं है। बिल्कुल हम लोग तथ्यात्मक, ये राष्ट्रीय आपदा है और राष्ट्रीय क्या अंतरराष्ट्रीय आपदा है, पूरी मानवता संकट में है। हम लोगों को इस चीज पे जाना चाहिए कि भाई हमें इस समय क्या करना चाहिए। एक जरूर है, कुछ करने के पहले हमें यह भी सोचना पहले पड़ेगा कि हमने साल भर से किया क्या है। और साल भर में पहले एक चीज मैं बता दूं कि एक हमारे इसी देश के अंदर 30 राज्य हैं, एक केरल राज्य है। केरल राज्य में पिछले साल एपिडेमिक आया था, इसलिए कि वहां के माइग्रेंट लेबर वर्कर बहुत ज्यादा गल्फ कंट्रीज में हैं और उधर से आया था। लेकिन साल भर के अंदर केरल में, हालांकि लेफ्ट सरकार है, आइडियोलॉजी कुछ भी हो, उन्होंने ऑक्सीजन की इतनी कैपेसिटी बढ़ा दी, वो दूने से ज्यादा हो गई
आज की तारीख में वो अपना पूरा स्टेट सेल्फ डिपेंडेंट है, तमिलनाडु को पूरा दे रहे हैं और कुछ सरप्लस कर्नाटक को भी दे रहे हैं। ये बात सही है कि अनेक राज्यों ने या तो काम नहीं किया, उसमें उत्तर प्रदेश भी है और भी राज्य हैं, और इसमें आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। इसलिए कि हमने सोचा था कि एक साल आया निपट गया, और जैसे जैसे इसका वेव डाउन हुआ वैसे हमने इस पे से ध्यान हटा दिया। हमारी प्रायोरिटी कुछ दूसरी हो गई, हमारी राजनीतिक प्रायोरिटी हो गई, विकास की प्रायोरिटी हो गई, अर्थव्यवस्था की प्रायोरिटी हो गई। इसको हमने सोचा कब? हमने वैज्ञानिकों पर ध्यान कहाँ दिया कि हम जो इसका सेकेंड वेव आएगा, थर्ड वेव आएगा, वो बहुत ज्यादा डिजास्टर्स होगा। तो ये चीजें गलती मानना चाहिए। दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ अगर कोई गलती हुई है तो कोई भी आदमी सॉरी फील करने की प्रवृत्ति नहीं है। हर आदमी सोचता है कि हम सुपर ह्यूमन हैं और नेक्स्ट टू गॉड हैं, हमने कोई गलती नहीं की। ऐसा नहीं है, गलतियां इंसान से होती है, जिसने भी किया है, और खास तौर से जिस भी राज्य में या जो केंद्र सरकार में जो गवर्नेंस में है, अगर उनसे स्लिप हुई है तो जनता के पास हाथ जोड़कर आना चाहिए। वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ के आते हैं कि नहीं आते? अगर इस समय भी आना चाहिए कि जो भी स्लिप हुई है, ये आपदा जो है आपस में लड़ने का नहीं है, दोष और लोगों में छिद्रान्वेषण करने का समय नहीं है। आगे कैसे हो? दूसरी बात यह है कि जो 2 दिन का लॉकडाउन था, 3 दिन आप कर रहे हैं। देखिए, इस जब इतना इसका वाइड स्प्रेड वायरल का हो चुका है, अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। इस स्तर पे वो चला गया। पहले कहते थे ड्रॉपलेट से होता है, साहब छींक से जो है ड्रॉपलेट होती है, उससे होता है, जो 6 फीट की दूरी, 2 गज की दूरी जरूरी है। अब कह रहे हैं कि नहीं साहब एरोसॉल से होता है। अब एरोसॉल जो सस्पेंशन होता है वो कोलाइड होता है, जो कि आपकी सांस से जो निकलता है वायरस के साथ, वो हवा में उड़ता रहता है, और उसकी दूरी 27 फीट तक है और ड्यूरेशन उसका कई मिनट का है। तो इसका मतलब है कि पूरे वातावरण में कहीं न कहीं, खासतौर से शहरी क्षेत्रों में सब जगह हो गया है। अब पंचायत चुनाव की वजह से इतना गांवों में हो गया, बारात भी और भी चीजें, कुंभ मेला, कहीं कहीं राज्यों में चुनाव, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ये मानव स्वभाव है, चीजें होती हैं, उससे और ज्यादा बढ़ गया। अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब ये स्थिति है कि ये 2 ही तरीके हैं, इम्यूनाइजेशन या तो हो जाए या फिर ये जो है जाकर के हर्ड इम्यूनिटी आ जाए। हर्ड इम्यूनिटी 60-70% पे आती है, चाहे इम्यूनाइजेशन से आवे, चाहे वायरस के कम्युनिकेशन से आवे। तो अब स्थिति, हम इस स्थिति पहुंच गए हैं। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर में कहते थे कि जब तक कानून व्यवस्था की स्थिति शहर तक सीमित है, तब तक तो कंट्रोल करना आसान है। कर्फ्यू भी लगा दोगे, बल्ली भी लगा दोगे, लाठी भी चला दोगे, सब चीज कर दोगे। बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। वापस आएंगे वीपी सिंह जी आपके पास भी। हमारे साथ नेशनल पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी भी जुड़े हैं। प्रदीप जी, आपने सभी को सुना, क्या कहेंगे? थैंक यू। बहुत शानदार काम चल रहा है, बहुत शानदार तरीके से बहस चल रही है। सभी लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं और बिल्कुल बात सही भी है। डॉक्टर साहब ने जो बात कही या वीपी सिंह साहब ने जो बात कही वो भी गौरतलब है, लेकिन सरकार भी जो काम कर रही है उसकी भी बात होनी चाहिए कि सरकार ने भी कौन कौन से कदम उठाए हैं। अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया कि पीछे ताहे विसार से आगे की सुदिले। पीछे जो हम लोग ने तैयारी की नहीं की ये अलग बात है, लेकिन वर्तमान में जो तैयारियां हो रही हैं उसको और कैसे सुदृढ़ किया जाए और कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे और अच्छी तरीके से लोगों को सुविधाएं मिल सकें, इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। जी, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, 1 से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए।
और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। जो लॉकडाउन है सोमवार को भी रहेगा। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हम वापस प्रदीप जी के पास आएंगे। प्रदीप जी, ब्रेक से पहले आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं शैलेंद्र, मेरी बात पूरी हो गई है, आप अपनी डिबेट चालू करें। बिल्कुल। हम राघवेंद्र सिंह जी आपके पास आएंगे। राघवेंद्र जी, जो सरकार है उसने लॉकडाउन की अवधि हालांकि बढ़ा दी है। अब 1 तारीख को वैक्सीनेशन शुरू होना है। सरकार कितनी तैयार है? देखिए, सरकार पूरी ईमानदारी से कोरोना संक्रमण से लड़ रही है और हमारे उत्तर प्रदेश में 8000 वैक्सीनेशन सेंटर हैं, उसमें पूरी गाइडलाइन जा चुकी है और 1 करोड़ टीकों का ऑर्डर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है और हमारे केंद्र सरकार जो वैक्सीन देगी वो ये निर्विवाद बिल्कुल तरीके से उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन होगा और हमारा जो है 18 साल से ऊपर के लोगों को जल्द से जल्द टीकाकरण कराने का जो आंदोलन इसे कहा जाए, इसका एक टेंडर भी पास कर दिया जाएगा। वैश्विक टेंडर होगा, उसमें भी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में हर जिले में एक ऑक्सीजन टैंकर, लगभग 64-75 जिले हैं और 64 टैंकर हमारे यहाँ प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से 2.5 लाख बेड निर्धारित है और लगातार प्राइवेट अस्पतालों का अधिग्रहण किया जा रहा है और बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है और लगातार टीकाकरण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ईमानदारी से अपना काम कर रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि एक महामारी है, इसको उत्तर प्रदेश की सरकार हो काम करना पड़ेगा। आज देखने को आ रहा है कि जो बहुत से सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, वो लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ले रहे हैं। लेकिन बहुत शर्म की बात है, आज वर्तमान में पी चिदम्बरम का एक बयान आया, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कि देश की जनता को विद्रोह कर देना चाहिए। ये बताइए, वर्तमान परिदृश्य में क्या यह बयान उचित है? उसका खंडन न राहुल गांधी ने किया, न सोनिया गांधी, न प्रियंका गांधी ने। ये वास्तविकता ये है, विपक्ष को भी इस महामारी में साथ में खड़ा होना पड़ेगा। इसमें जो है साझेदारी के रूप में काम करना पड़ेगा। बेहतर होता चाहे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी होती, चाहे केंद्र की कांग्रेस सरकार, दोनों लोगों को वैक्सीनेशन करा करके बड़े नेताओं को समाज में संदेश देना चाहिए कि देखिए ये टीका जो है ये बहुत ही बेहतर टीका है, हमारे देश का टीका है। देश की जनता आगे बढ़ करके इस टीकाकरण में साझेदारी से अपनी हिस्सेदारी ले। लेकिन बहुत शर्म की बात है, बहुत ही निंदनीय बात है, वर्तमान में चाहे केंद्र का रविंद्र जी, समस्या तो यह है कि अभी तो 1 तारीख आई भी नहीं है और अभी भी कई सारे वैक्सीनेशन सेंटर ऐसे हैं जहां पर अभी भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, अपवाद हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैक्सीनेशन पूरे, अपवाद हो सकता है, 1-2 सेंटर में हो सकता है वैक्सीनेशन ना हो, लेकिन हम जहां पर मेरी नजर जाती है, जहां से मेरी सूचनाएं आती है, लगातार वैक्सीनेशन पूरी ईमानदारी से हो रहा है। आप लोग भी जिस जिले से ताल्लुक रखते हैं वहां करके सेंटर में जाइए तो मुश्किल से 10-15 मिनट आपको रुकना पड़ेगा, आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा।
देखिए ईमानदारी से योगी सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है। मुझे याद है पिछला मार्च तब मात्र उत्तर प्रदेश में जो है आरटीपीसीआर टेस्ट 564 हुआ करते थे। आज उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख टेस्ट पर डे हो रहे हैं और 10 तारीख तक इसको दोगुने करने का लक्ष्य है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमारी पीठ थपथपाई जाए, लेकिन जिस विषय को WHO ने जिसकी तारीफ की है, केंद्र की सरकार हमारी तारीफ कर रही है, कम से कम तारीफ ना करे तो इस प्रकार की निंदा ना करे। बिल्कुल निंदा नहीं करनी चाहिए। हम जावेद अहमद जी आपके पास आएंगे। जावेद अहमद जी, कांग्रेस शासित जो 4 प्रदेश हैं, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम 1 तारीख को वैक्सीनेशन की स्थिति में नहीं है। देखिए शैलेंद्र जी, बिल्कुल निश्चित रूप से परिस्थितियां क्या, जब वैक्सीन उपलब्ध होगी उसी समय तो करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश की ही बात है, आज से जो रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है, जब कंपनी उत्तर प्रदेश को अभी उसने कह दिया है कि हम वैक्सीन उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करा पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये स्थिति आज है, यहाँ उत्तर प्रदेश की भी यही, छत्तीसगढ़ की है, कि मध्य प्रदेश को भी कहा है सीरम ने कि हम 15 दिन बाद, 15 मई के बाद आपको वैक्सीन दे पाएंगे। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इस पर कोई ये लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं, इस पर बात नहीं करना चाहते हैं, केवल हेडलाइन मैनेजमेंट की बात है। आप कम से कम जो जमीनी सच्चाई है उसको तो स्वीकार करना चाहिए कि वैक्सीन अभी किस तरीके से है, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, क्या उसका उत्पादन है। क्योंकि अभी कोवैक्सीन निर्माताओं ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, तब ये मांग उठी थी कि पीएम जो है अपने केयर फंड से इसको एडवांस कर दें, उस पर भी कोई बात नहीं हुई। सरकार ने टस से मत नहीं हुई कि इनको एडवांस दिया जाए, ये उत्पादन को बढ़ा लें जिससे वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। जब स्थितियां हाथ से निकलने लगती हैं, उस समय आपने ऑक्सीजन प्लांट की बात की कि हर जनपद में ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। अरे मानवर, कितनी जल्दी ऑक्सीजन लग जाएंगे? जब सितंबर में चेतावनी दे रहे थे तो सरकार तो सत्ता के लिए लड़ रही थी, वो कोरोना से लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। सरकार की नीतियां इस तरीके से थी कि सरकार शिथिल हुई और जनता भी शिथिल हो गई। अब आप चाहते हो कि हम रात्रि कर्फ्यू लगाएं और दिन में लोग घरों में ना निकले। अरे तो महामहिम महोदय, सरकार में बैठे हुए हमारे माननीय लोगों, आपको बिजली का बिल समय चाहिए नहीं, आप बिजली काट देंगे भीषण गर्मी में। स्कूलों को फीस समय से चाहिए, मकान मालिक को किराएदार से किराया समय से चाहिए, भोजन पैसे से आएगा, राशन पैसे से आएगा। जब ये व्यवस्थाएं लोगों को करनी है और आप चाहते हो कि 2 गज की दूरी रहे और स्वयं मास्क तक नहीं लगा रहे हैं, 2 गज की दूरी को छोड़ दीजिए। तो ये नैतिकता का पाठ आप जब पढ़ाना अच्छा लगता है कि जब आप कुछ करते हुए दिखें। हम ये मानते हैं कि हमारी भी जिम्मेदारी है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। कांग्रेस से भी जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं, जो है निरंतर प्रियंका जी सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश में। हम लोग गैस भी जहां पर सरप्लस है छत्तीसगढ़ से देखिए आई। रायबरेली में जिलाधिकारी ने परमिशन तो छोड़ दीजिए, उन्होंने ना हाँ किया, 5 टन गैस रायबरेली को भेजी गई, ना वो हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं कि ये लेंगे कि नहीं लेंगे। ये जो जमीनी सच्चाई है इस पर कोई बात नहीं है। और डॉक्टर अनिल जी की बात से मैं 100% सहमत हूँ, सभी पैनलिस्ट सहमत होंगे कि इस महामारी में हमें चिकित्सकों की और हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनकी सलाह का महत्व है। ये ब्यूरोक्रेसी तो किसी दल की सरकार हो, ये आंकड़ों के जाल में फंसा के ये हमेशा जनता का शोषण करती है। तो इस जनता को अगर आप जीवन की उसकी रक्षा करना चाहते हैं, उसको जो हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उसका सदुपयोग हो, तो उसके लिए डॉक्टर्स को, वैज्ञानिकों को, सरकार को उनसे सलाह लेनी चाहिए। सितंबर में आपने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की, डॉक्टर राकेश मिश्रा जैसे वैज्ञानिक की सलाह को आपने इनकार किया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है ये वो मीडिया भी दिखा रहा है, जिस पर सरकार लगातार हमलावर हो रही है। सोशल मीडिया पर लोगों के दर्द को देखिए। आप चिताओं को, जलती हुई चिताओं को आप जो है टीन लगा के छिपा सकते हैं, लेकिन हर गली मोहल्ला दर्द से पीड़ित है, अपने पराये सब पीड़ित हैं। राघवेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद थे लखनऊ में, सुखदेव पांडे जी, 8 घंटे उनको ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था नहीं हो पाई, वो इस संक्रमण से काल के गाल में समा गए। हो सकता है कि आप बड़े नेता हैं, उनको ना जानते हो, लेकिन हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, हम लोगों के मित्र थे, हम लोगों ने भी प्रयास किया और हम लोग नहीं व्यवस्था कर पाए। आपके 3 विधायक जो हमारे भी विधायक थे उत्तर प्रदेश के, वो काल के गाल में, इसी काल में समा गए।
पिछली बार 2 मंत्री जी चले गए और सरकार में बैठे हुए लोग जब व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा कर दे तब तो कुछ जो है सरकार को भी सोचना चाहिए, आपको हमको भी सोचना चाहिए। कांग्रेस लगातार कह रही कि सरकार जहां पर सहयोग मांगेगी हम सहयोग करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने स्तर पर कर रहे हैं। कल लखनऊ करने की जरूरत भी है। हम वापस आएंगे जावेद अहमद साहब आपके पास। विनोद सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, आम आदमी पार्टी से विनोद सिंह जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए विनोद सिंह जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, मेरी आवाज आपको पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है, अपनी अपनी बात कहिए। मैं ये कह रहा हूँ जिस परिस्थिति में हम हैं हमको मिल करके लड़ना है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो प्रधानमंत्री महोदय अपने सभी सांसद विधायकों को गांव गोद देने की बात करते थे बड़ी बड़ी, इस संकट की घड़ी में अगर अस्पताल गोद दिला दे और वो अस्पताल में जाके बैठे तो जनता उनसे रूबरू होगी और योगी जी को ये बात पता चल जाएगी कि अस्पताल में बेड नहीं है। क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले जो बात कही कि हम एमएसए लगा देंगे, मैं बहुत दुखी हुआ कि एक तो समाज की खबर उन तक जा रही है कि ऑक्सीजन नहीं है, वो कह रहे नहीं हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। एक एक अस्पताल में और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और हम खुद हम सब सच जानते हैं, पर हम इस बात को स्वीकारते नहीं है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। योगी जी ने कहा सब सही है, भारतीय जनता पार्टी के सब नेताओं ने कहा सब सही है। मैं आपको चुनौती देता हूं चैनल के माध्यम से, आपके द्वारा चुने हुए जितने भी विधायक हैं, चाहे वो भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, सपा के हो, बसपा के हो, सबको अस्पताल में बैठा चल जाएगा कि जमीन योगी जी को भी पता चल जाएगा और उस टीम 11 को भी पता चल जाएगा। तो एसी कमरे में बिल्कुल हम राघवेंद्र जी से जवाब लेंगे। राघवेंद्र जी, अब आज ही जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया कोविड-19 को लेकर, लेकिन समस्या ये जो हेल्पलाइन नंबर है वो काम ही नहीं करते, हेल्प तो नहीं मिलती उनसे। आवाज नहीं आ रही मेरे को। राघवेंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बंद करिए तब सुने। विनोद जी शांत हो जाइए, हम राघवेंद्र जी सवाल कर रहे हैं। राघवेंद्र जी, जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं सरकार की तरफ से वो काम ही नहीं करते हैं, हेल्प तो मिलती नहीं उनसे। हेलो, आवाज आप प्लीज एक बार और दोहराइए। राघवेंद्र जी, सरकार की तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाते हैं लेकिन उन हेल्पलाइन नंबर पर हेल्प तो नहीं मिलती, समस्या क्या है? नहीं है, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी व्यक्ति का न उठा हो या पर्याप्त उनको जो वो चाहते हो वो सुविधा उपलब्ध ना हुई हो। प्रायः देखने को आया है जो भी हेल्पलाइन है जो है उठती भी है वो सुचारू रूप से काम भी कर रही है। इस प्रकार का आरोप लगाना हमें नहीं लग रहा है ये उचित है। लगातार हमारे सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलों के नेता, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और हम लोगों ने इसकी टीम भी बनाई है, लगातार उसका जो है मॉनिटरिंग भी कर रही है। सरकारी टीम भी है, राजनीतिक हमारे भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है। सर अगर आपकी पार्टी के जो नेता हैं, माननीय सांसद हैं, विधायक हैं, वही सवाल उठाने लगे हैं जो योगी जी की 11 टीम है। नहीं हो सकता, अपवाद मैं कह रहा हूं। देखिए ये महामारी है, इसमें जो है चुस्त दुरुस्त करने का पूरा काम किया जा रहा है और ईमानदारी से बेहतर परिणाम भी हम लोग दे रहे हैं। लेकिन ये एक वैश्विक महामारी है, इस बात को भी हमें कोई इस बात पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अमेरिका में हर चीज, अमेरिका से बड़ा कोई संसाधन वाला कोई देश नहीं है। अमेरिका की आबादी भी हमारे देश से बहुत कम है, 33 करोड़ के आसपास आबादी है और उसकी जो है जो क्षेत्रफल है हमसे 5 गुना है। वहां पर भी कैजुअलिटी 5 लाख लोगों की हुई थी। देखिए अगर एक व्यक्ति की भी क्षति होती है, एक व्यक्ति भी कैजुअलिटी होती है, हमारे लिए बहुत दर्दनाक है। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश में हमारे हिसाब से जो भी गतिविधियां चल रही हैं वो सरकार की जो हमें लग रहा है बेहतर परिणाम देने वाली है और आगे आने वाले समय में इससे बेहतर परिणाम होंगे। देखिए हमें सबसे पहले जो वैक्सीनेशन की तरफ बोल दिया करिए, राघवेंद्र जी कभी सच बोल दिया करिए। नहीं सच विनोद जी, देखिए ऐसा नहीं है, सच ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। सच ही नहीं बोलेंगे। मैं आपको चैनल को चुनौती देता हूँ, आप सुनिए, आप मुझे अपना नंबर दीजिए चैनल पे, मैं आपसे मदद मांगूंगा। मदद, आप मेरी मदद करिए। आपने चैनल पे कहा आप मदद करिए, आपके सांसद मदद करें। रात में ऑक्सीजन चाहिए होती है, बेड चाहिए होता है, आप मुझे नंबर दीजिए, मैं आपसे मदद मांगूंगा। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप सच स्वीकारिए। आप लोग सच नहीं स्वीकार रहे। हम ये नहीं कह रहे कि आप कुछ कर सकते हैं। अधीर मत होइए विनोद जी, देखिए स्पष्ट है। आराम से अपनी बात को आराम से कहिए, आराम से बोलिए अपनी बात। विनोद जी
देखिए मैंने अपनी बात कह दी है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति नहीं है। अच्छा आप ये बताइए, महाराष्ट्र में जो टीके हैं, महाराष्ट्र में 10% टीके जो है वो खराब कर दिए, ये किसकी गलती है? महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक टीकों का ऑर्डर नहीं दिया, किसकी गलती है? दिल्ली में 6 सालों में एक भी आप लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगवाया, ये किसकी गलती है? दिल्ली सरकार के पास एक भी ऑक्सीजन। आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा, शांत हो जाइए, हम वापस आपके पास आएंगे। हम सीधे प्रदीप जी के पास चलेंगे। प्रदीप जी, क्या लगता है जो सरकार बोल रही है, उनके स्वास्थ्य अधिकारी बोल रहे हैं, जमीन पर स्थिति वैसी है? नहीं देखिए ऐसा है, एक क्राइसिस है, क्राइसिस मैनेजमेंट, क्राइसिस के समय। वीपी सिंह जी वापस आपके पास आऊंगा, मेरा सवाल प्रदीप जी से है। वीपी सिंह जी से कुछ बोलना चाह रहे थे, वो अपनी बात पूरी कर, वीपी सिंह साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो जब क्राइसिस होती है तो देखिए दोनों चीजें देखी जाती हैं, एक तो जो है रिलीफ का डिस्ट्रीब्यूशन और रिलीफ पहुंचाना जनता तक, ये भी है, और जनता का हौसला बनाए रखना, ये भी बहुत बड़ा इश्यू होता है। शासन प्रशासन जो है मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझता है, और ये चीजें ये जो है इसकी फाइटिंग जो होती है उस तरह से होती है। तो इसको ये न समझा जाए कि कोई चीजें जैसे सरकार की तरफ से आंकड़े आ रहे हैं, और सरकार अगर ये कह कोई भी आदमी जो है बिल्कुल एनआरकी हो जाएगी, कोई भी आदमी जो है समझेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो इसलिए सरकार का एक कहना फर्ज बनता है, और धीरे धीरे चीजें पटरी पे आती हैं, एक दिन में कोई मैजिक नहीं हो जाती। मैंने पहले ही कहा था कि देखिए चूक तो हुई है, और चूक हुई है, 1 साल का समय हमने गंवाया है, और स्थितियां बिल्कुल ही बाहर हो चुकी हैं कंट्रोल से। धीरे धीरे कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए जैसे ऑक्सीजन टैंकर की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन तो आप बना लेंगे, पहुंचाएंगे कैसे? आपके पास सिलेंडर कहाँ है? क्रायोजेनिक टैंकर कहाँ है? क्रायोजेनिक टैंकर जो होते हैं कि जिसमें -170 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड ऑक्सीजन भरी जाती है। अब विदेश से वहां से मंगा रहे हैं, आप थाईलैंड से कह रहे हैं, गल्फ कंट्री से मंगा रहे हैं। अब जो है यहाँ पे एयर लिफ्ट करके खाली तो ले जा रहे हैं, लेकिन उसमें इतना प्रेशर होता है कि अब लौटते हुए आप स्पेशल ट्रेन से मंगा रहे हैं। इसके अलावा कोई जरिया नहीं है। चारों तरफ आपाधापी की स्थिति हो गई है। ऑक्सीजन, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि ऑक्सीजन सबसे मौलिक चीज है, और ऑक्सीजन पे हमने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई भी चीजें नहीं हुआ। दूसरा वेंटिलेटर की स्थिति है। पीएम केयर से पिछले साल मार्च में 58,000 जो है वेंटिलेटर का ऑर्डर की बात हुई। अब उसको जो टेंडर किया गया तो उसमें 10 बार संशोधन किए गए, एक चीज जोड़ दिया जाए, एक हटा दिया जाए। फिर अल्टीमेटली स्वदेशी भावना उसमें आ गई कि हम बाहर से नहीं लाएंगे, देश से ही लाएंगे। फिर ऐसे ऐसे लोगों को दे दिया गया, टेंडर देने की बात हुई, घटते घटते 40,000 संख्या आ गई। और फिर ऐसे को दिया जिन्होंने कभी बनाया ही नहीं था। फिर जो सप्लाई हुए कहीं लगे ही नहीं, बिल्कुल अभी पैकिंग पड़ी हुई है। राजस्थान में भीलवाड़ा जो पिछले साल एक मॉडल था, रोल मॉडल था, वहां का हम रिपोर्ट देख रहे थे, तो वहां डॉक्टर बता रहे हैं कि जो इन्होंने वेंटिलेटर लगाया 2 घंटे में वो जो है प्रेशर डाउन हो जाता है। अगर वहां पे डॉक्टर बगल में न खड़ा रहे तो मरीज वेंटिलेटर पे ही मर जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो इतने अभिनव प्रयोग हुए हैं एक साल में, और इतना जो है केयरलेसली इसको हैंडल किया गया है कि निश्चित है कि स्थिति खराब हो गई है, हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन ये जानते हैं कि जो इसमें आपदा है, मेडिकल अफसर कतई नहीं, मेडिकल अफसर सिर्फ इलाज कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशंस है इसको ब्यूरोक्रेसी है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, बहुत साल शासन किया है, भाजपा आज की तारीख से शासन कर रहे हैं, इसके पहले सपा वाले भी शासन में रहे, बसपा वाले भी रहे, दिल्ली में जो है आप वाले भी कर रहे हैं। किससे करा रहे हैं? कर तो यही ब्यूरोक्रेसी रही ना। जब मल्टीफेरियर वर्क करना होता है, बहुत सारी चीजें उसमें इनपुट्स होते हैं, तो सिवाय ब्यूरोक्रेसी कर कौन आएगा? आज की तारीख में योगी जी को आप कितना भी ब्लेम करें, लेकिन हम समझते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होगा तो उसको नींद नहीं आती होगी, वो बहुत ही स्ट्रेस में होगा, उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। गलतियां हुई हैं निश्चित ही, लेकिन अब हमें उससे उभरने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसी में हम सबका भलाई है, प्रदेश की जनता और देश की जनता की भलाई है। हमको आगे जाना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। मैं समझता हूं कि जी आगे आना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। प्रदीप जी क्या कहेंगे? प्रदीप जी आप हमें सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है डॉक्टर अनिल जी काफी देर से बैठे हुए हैं, उनके पास चलना चाहिए हम लोग को। हाँ अनिल जी अपनी बात रख सकते हैं आप। थैंक यू। मैं जैसा कि सभी लोगों ने बोला है, ये वैश्विक आपदा है और इसमें हमें ब्लेम ग्लेम के इसके गेम को नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना चाहिए। जो बीत गया उसको छोड़ के आगे हमें प्रोग्रेस करनी चाहिए, क्या 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 हम कर सकते हैं।
अब मेरा एज ए डॉक्टर, क्योंकि यहाँ पे हमारे बीजेपी के जो लीडर राघवेंद्र जी है, मैं स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, करबद्ध प्रार्थना है कि मैं जो बोल रहा हूँ इस टाइम मैं एज ए प्रोफेशनल तरीके से बात कर रहा हूँ। और मैं क्योंकि इस आपदा से पिछले 1 साल से, क्योंकि लास्ट ईयर मैं यहाँ अपनी जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है उसका मैं सेक्रेटरी था, पूरा इन्वॉल्व था उस चीज में, मैं पूरी सब चीज देख रहा हूँ कहाँ कमी है, उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये मेडिकल वॉर है तो हम डॉक्टर्स ही इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा ये है कि मैं स्पेशली राघवेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो मेरी बातों को ध्यान से, क्योंकि वो सरकार में है, सरकार को ही करना है। नंबर वन जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनको डीमोरलाइज ना किया जाए। अगर कोई डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ कहीं गलती कर रहा है, इस टाइम उसको इग्नोर कर दिया जाए 100%, बाद में उसको पनिशमेंट दे देना, अभी वक्त नहीं है कोई पनिशमेंट किसी को देने का। नंबर 2 मेरी रिक्वेस्ट है, अभी जैसे कि एक हमारे दिल्ली में एक यंग डॉक्टर्स के लीडर हैं डॉक्टर मनीष जांगड़ा, वो फेमा के चेयरमैन हैं, वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए, वो आरएमएल में एमडी स्टूडेंट हैं, उनको बेड उपलब्ध नहीं हुआ, वो लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें काफी सक्सेसफुल हो गए हैं। अब हर मेडिकल वहां हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ डॉक्टर्स की रिजर्व बेड कर दिए गए हैं। ऐसा ही मैंने अभी 6 दिन पहले अपने मेरठ कमिश्नर को भी एक लेटर लिखा है कि जितने ऐसे स्पेशली हमारे मेरठ कमिश्नरी में मेडिकल कॉलेज हैं उसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए कुछ बेड रिजर्व कर दिया जाए। ये इस टाइम क्योंकि ये नीड है, क्योंकि हमारी पिछले 1 साल से जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं। अगर उनको हमने ट्रीट नहीं किया, क्योंकि वो हमारी वर्कफोर्स है, अगर उनको हमने ट्रीट नहीं किया तो ये कैजुअलिटी बहुत बड़ी हो जाएगी, इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, मैं एक चीज देख रहा हूं कि जो हमारी जो 108 की एम्बुलेंस चलती हैं उनको स्ट्रिक्टली एक्टिव कर दिया जाए 100%, जिससे कि कोई भी ऑक्सीजन की कमी से, ट्रांसपोर्टेशन में डिले से, कोई गरीब आदमी जिसके पास अपना कोई व्हीकल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, किसी का बच्चा है, उसके माँ बाप ना उसके अनाथ ना हो जाए, बेघर ना हो जाए, इस तरह की व्यवस्था हो तो 108 को कर दिया जाए। दूसरा, मैं एक चीज और देख रहा हूं कि इस टाइम जो मीडिया में खबरें हैं वो नेगेटिव खबरें ना चलें, उससे एक एज ए डॉक्टर मैं समझ रहा हूं कि लोगों डिप्रेशन की होगी, इनसिक्योरिटी की होगी है, बहुत घटनाएं हो रही हैं इस तरह की बहुत परेशान हो रहे हैं। और नेक्स्ट एक चीज मैं एडवाइस करना चाहूंगा कि जैसे टीम 11 है हमारी योगी जी की, एटलीस्ट उसमें 2-3 डॉक्टर क्वालिफाई हमारे डॉक्टरों को रखा जाए, 100% उसका रिजल्ट निकलेगा, 100%। और जो ये जिस टाइम कोरोना चल रहा है, इसमें तीन डिवीजन बनाए जाए बिल्कुल इसको लड़ाई लड़ने के लिए, एक टोटली मेडिकल, दूसरा एक एडमिनिस्ट्रेटर, तीसरा एक पुलिस। जो मेडिकल है वो मेडिकल वाला काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर जो और हमारी ऑक्सीजन सप्लाई है, मेडिसिन सप्लाई है, बेड का अरेंजमेंट है ये, और जो पुलिस है वो लॉ एंड ऑर्डर का, डॉक्टर को वहां सिक्योरिटी, क्योंकि इस टाइम देखिए कोई भी किसी का मरता है उस टाइम उसको कुछ नहीं सोचता है, उसको तो ये लगता है कि इस डॉक्टर की गलती से मरा है, उसको ये नहीं पता कि उस डॉक्टर के पास ना ऑक्सीजन है, ना दवाई है, कोई संसाधन नहीं है, वो क्या करेगा, कैसे करेगा। तीसरा मेरा एक चीज ये है कि सरकार को इस टाइम मैं देख रहा हूं कि जो काला बाजारी, जमाखोरी, इसके ऊपर राघवेंद्र जी मैं स्पेशली आपके लिए मैं फोकस हूं, क्योंकि आप सरकार सुन रहा हूं डॉक्टर साहब सुन रहा हूं। तो ये जो काला बाजारी है, जमाखोरी है, इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए, इसमें बहुत गड़बड़ हो रही है। और एक लास्ट में आपको रिक्वेस्ट करूंगा, लास्ट ईयर आपकी सरकार की तरफ से ही एक चीज आई थी कि हर जिले के अंदर एक इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल कमेटी का गठन किया गया था। उसमें लास्ट ईयर मेरे मेरठ में भी बनाई गई थी और उसमें मुझे भी एज ए डॉक्टर की तरफ से उसमें एक मेंबर बनाया गया था। अब और इस कमेटी को बनाया गया था और उसमें मैंने रिक्वेस्ट करके प्रेशराइज करने के बाद मैंने कहा आप मीटिंग करें, कुछ तो करें, हम कमेटी बनी है, मैं उसमें मेंबर हूं, मैं कुछ योगदान तो दे सकूं आपको, सरकार को, अपने प्रशासन को कुछ तो करूं। तो मुझे मेरी रिक्वेस्ट पे 2 बार मुझे गाड़ी प्रोवाइड की, सरकारी गाड़ी, और मैंने यहाँ पे हमारे मेरठ शहर के अंदर टोटल 250 से 300 नर्सिंग होम चलते हैं, जिसमें 150
नर्सिंग होम अनपढ़ लोग जो 8वीं पास 10वीं पास किराए पर लेकर इस तरीके से हॉस्पिटल चला रहे हैं। सरकार को डॉक्टर के अलावा का अभाव है। एक जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि सभी कोरोना पेशेंट्स को ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ रुख करते हैं तो वहां लगातार ये स्थितियां आ रही हैं कि पेशेंट को लेने से पहले ही बोल दिया जाता है आपके पास ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन है तो आप आइए, वरना हम आपको एडमिट नहीं कर सकते। कम शब्दों में चाहेंगे सर इसका आंसर। हेलो डॉक्टर साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ बताएं। डॉक्टर साहब, सवाल ये, सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि सभी कोरोना पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो वहां स्थिति बिल्कुल अलग है। वहां पर यह कहा जा रहा है कि आपके पास अगर ऑक्सीजन है तो ही आपको बेड मिलेगा। देखिए ऐसा है, ये बात सच है कि हर कोरोना के पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन इस टाइम ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि बहुत पेशेंट वो ऐसी स्टेज में पहुंच रहे हैं जिनको कि ऑक्सीजन की और जरूरत पड़ रही है और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से उनकी डेथ हो रही है। और रही बात, फिर मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आप कह रहे हैं कि ये जो बिल्कुल वक्त का अभाव है। डॉक्टर साहब, मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा वीपी सिंह जी से। वीपी सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ऑक्सीजन के बारे में बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑक्सीजन 3 तरीके से रोगियों को दी जाती है। एक होता है सी पैप, जो कि सीधे मुंह पे रख देते हैं और उससे ऑक्सीजन लेते हैं। दूसरा होता है बाई पैप। बाई पैप में एक मशीन होती है, थोड़ा सा वो करती है और पंप करती है। और तीसरा है वेंटिलेटर, जिसमें कि डालने का और निकालने का दोनों चीजें होती हैं। लेकिन 90-92% तक तो बेसिकली मरीज भी जान गए हैं कि उनको एडमिशन कहीं मिल नहीं रहा है और भागे भागे घूम रहे हैं। तो अल्टीमेटली कोशिश ये करते हैं कि जो भी सूरत है अपने घर पे ही रह करके 92-94 तक अपना कर रहे हैं। जब उसके पास आते हैं या जिसके पास कोमॉर्बिडिटीज होती हैं या कोई और बीमारी होती है या सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। समय का अभाव है वीपी सिंह जी, माफी चाहूंगा। लगातार यही देखा जा रहा है, जो ऑक्सीजन कमी है, लोग घबरा जाते हैं, सीधे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के लिए चले जाते हैं। आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा प्रदीप जी आपसे। आपने सबको सुना, क्या कहना है बाबू का? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं शैलेश, क्योंकि सारे लोगों की जो चिंता है वो बिल्कुल वाजिब है कि जो समस्या है उससे लोग दो चार हो रहे हैं और इन समस्याओं का जल्दी से जल्दी निदान किया जाना चाहिए। क्योंकि ऑक्सीजन एक सबसे बड़ी चीज है कि सांसें अगर नहीं चलेंगी, सांसें रुक जाएंगी तो आदमी क्या करेगा, उसको इस व्यवस्था से क्या फायदा होगा। तो कह सकते हैं कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन और थोड़ी कोशिश की जानी चाहिए। और अनिल जी जो कह रहे हैं कि कुछ डॉक्टर्स के एक्सपर्ट को लोगों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए ब्यूरोक्रेट्स के अलावा, जिससे कि चीजें और दुरुस्त हो सके, जिससे लोग समझ के वो अपनी चीजों को और बेहतरी से बता करके व्यवस्था को और सुचारू रूप से चलवा। सरकार की कोशिश है, सरकार और भी आगे कोशिश करे ताकि लोगों को जो सुविधाएं हैं वो मिल पाए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत जो हमारे साथ जुड़े और अपने अपनी राय रखी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वीकेंड लॉकडाउन की अवधि 1 दिन और बढ़ा दी है। हम उम्मीद करते हैं शायद इससे संक्रमण का दायरा रुके। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।